जितना अच्छे से स्वीकार कर ले वो एकदम उतना फ़ायदा है, क्योंकि मैनी ऑफ द टाइम्स द थिंग डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स। अंडरस्टैंड? चाहे हमारा रिलेशनशिप हो, चाहे हमारा फाइनेंस हो, चाहे हमारी दूसरी चीज़ें हो, वो केवल ये नहीं है जो मैंने चाहा वो हो जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया है ना, वो भी तो कॉम्पीट कर रही है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो बहुत बार ये होता है कि वो गोल बहुत प्रयासों के बाद भी पूरा नहीं हो पाता। जब वो पूरा नहीं हो पाता तो अगर आपका केवल गोल के ऊपर फोकस है तो क्या होगा, यार गोल नहीं हुआ, निराश, जिसको बोलते हैं ना, वही वाली बात है। आप देखते हो हर साल कितने बच्चे सुसाइड करते हैं कोटा में, अंडरस्टैंड? या बहुत सारे लोग जो गिव अप कर देते हैं लाइफ से, मैंने ये चाहा था, मैं हो नहीं पाई। गोल प्रोसेस है, कोई बात नहीं है, ये नहीं मिला कोई बात नहीं, जो अंदर चेंजेस होता है ना, दैट इज गिविंग यू द जॉय। भाई अल्टीमेटली आप मेरे को एक चीज़ बताओ, हम जीवन में कोई भी काम क्यों करते हैं? क्या अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका फॉर एग्जांपल से फाइनेंशियल गोल क्या है, फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ यार मैं चाहता हूँ कि मैं ना 5-7 करोड़ रुपए का भागूँ, बस कुछ नहीं, उसको फिर वो ब्याज पे चलाएंगे और 1-2 लाख रुपए तनख्वाह आती रहेगी और कोई अपना मर्जी से जीने आ रहा है। दिस इज फॉर एग्जाम्पल। अच्छा भाई मर्जी से जीने को तेरे को मिलेगा क्या? तो बोले मर्जी से जीने पे यार मेरे को मज़े आएंगे, हैप्पीनेस मिलेगी। जब मैं कहीं खाना खाने जाता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है? मज़ा, हैप्पीनेस। दिस इज अल्टीमेटली अगर अपन कोई भी चीज़ की बात करें, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, कि मैं पहाड़ चढ़ता हूँ, ट्रैकिंग करने जाता हूँ, माउंट एवरेस्ट को चढ़ता हूँ, किसी से पूछो साहब वो हिलेरी क्लिंटन, वो उसको क्या नाम है उसका, वो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को चढ़ाता है, एडमंड हिलेरी, के साथ क्या मिला? मज़ा आया। जबकि बहुत सारा पेन के साथ वो तो एवरेस्ट पे चढ़ा था। कोई भी हम काम कर रहे हैं किसी भी एस्पेक्ट में, अल्टीमेट एंड रिजल्ट, व्हाई यू वांट दैट? बिकॉज यू फील that by getting this, by getting the new car, by getting the new home, by having in this relationship, by this and that, I will get happiness, मेरे जीवन में खुशी आ जाएगी। यही होता है, इसीलिए चाहते हैं। अगर केवल गोल के साथ खुशी जुड़ी हुई है तो प्रॉब्लम ये होगी कि अगर गोल नहीं मिला तो उसका मतलब फिर दुख आएगा, और यही होता है। लेकिन जब आप प्रोसेस के साथ अपने हैप्पीनेस को जोड़ते हैं तो प्रोसेस तो आपके हाथ में है ना, अपने आप को डेवलप करना, वो प्रोसेस आपके हाथ में। और जब कंटिन्यूसली डेली आप उसमें चेंजेस ला रहे हैं तो इवन लास्ट में अगर उसका कोई गोल आपका पूरा नहीं भी हो तो भी वो आपको ग्रो कराए, वो आपको ग्रो करवाएगी। अंडरस्टैंड? मैनी ऑफ द टाइम्स देखो, फुटबॉल है, क्रिकेट है, कोई भी टीम खेली, फाइनल तक पहुंची, मेहनत करी, हो सकता है कि फाइनल वर्ल्ड कप नहीं मिला। फाइनल वर्ल्ड कप नहीं मिला तो मतलब सब कुछ गलत, खत्म हो गया? नहीं, वो जो प्रोसेस के अंदर जो टीम प्लेयरों के अंदर चीज़ें डेवलप हुई थी फाइनल तक पहुंचने में, दैट विल हेल्प यू इन द नेक्स्ट स्टेज। जब आप दूसरे टूर्नामेंट में जाओगे तो क्वालिटीज तो अंदर डेवलप हुई है ना, वो वहाँ पे हेल्प करेगी। इसीलिए गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं कर्म किए जा, फल की इच्छा मत रखे। क्यों? क्योंकि फल अपने हाथ में नहीं है। और ये कृष्ण नहीं बोलते, आज के टाइम में साइकोलॉजी के हजारों प्रयोग हुए हैं। जैसे कि अभी बहुत कुछ समय पहले एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट का निधन हुआ, डैनियल kahneman, अगर किसी ने सुना होगा ना सर, अपने थोड़ी सी बात भी करी थी, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। उन साहब को नोबेल प्राइज़ मिला और उन्होंने कई सौ एक्सपेरिमेंट करने के बाद बताया, जितने भी डिसीजन मेकिंग और जजमेंट्स के ऊपर साइकोलॉजी ने काम किया है, कि ऑलवेज देयर इज अ लक फैक्टर, एक्स फैक्टर इज ऑलवेज देयर इन द लाइफ, ऑलवेज इज देयर। व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप, जब आप किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, यार मम्मी मैंने अपनी मर्जी से लड़की चूज करी है, एकदम सब कुछ बढ़िया, अच्छे से देख लिया, सब कुछ नहीं, ऑलवेज देयर इज एन एक्स फैक्टर। यू डोंट, नोबडी कैन गिव यू श्योरिटी इन द मैरिज, nobody can give you surety in the stock market, in finance, anywhere। 100% श्योरिटी लाइफ में कहीं भी हो नहीं सकती, नहीं, नियम ही नहीं है श्योरिटी। तो वहाँ पे क्या, जो एक्स फैक्टर है, वी डोंट नो डिसीजन कैसा हो, सही हो, मैंने अपनी मर्जी से, मैंने अपने लेवल पे बेस्ट किया। जब आपके अंदर ये रहेगा ना तो निराश नहीं, फिर रिजल्ट आया अपने अकॉर्डिंग आया तो बहुत ही बढ़िया है, बल्ले बल्ले, नहीं आया कोई बात नहीं, मैंने अपना फुल किया है, मैं अपनी मर्जी से जो दे सकता था वो मैंने दिया, और वो जो उसका आनंद आपके अंदर है, सेटिस्फेक्शन है। ओके, गोल्स आर एट ऑड विथ दिस लॉन्ग टर्म प्रोसेस। दिस इज व्हाट कंप्लीटिंग द गोल्स के बाद हम थोड़ा सा वो उठ जाते हैं। ये मैंने आपको बात
इस चार्ट में पहले समझा ही नहीं ये वाला, ठीक है, कि हम चाहते हैं ये चीज़ें कैसे होती है, ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम। मुझे टाइम लगता है इसमें खास कर भी है ना लिखा हुआ इसमें वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। हाँ वो मतलब ऑथर ने अपना दे दिया वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर प्रैक्टिस व्हेन यू स्टार्ट समथिंग एट द स्टार्टिंग ऑफ एनीथिंग एवरीथिंग इज डिफिकल्ट। जब आप कुछ भी नया स्टार्ट करते हैं, कुछ भी किसी बुरी आदत को चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो शुरुआत में हर चीज़ डिफिकल्ट है। किसी को स्मोकिंग की आदत है तो जस्ट आस्क हिम कि स्मोकिंग छोड़ना कितना डिफिकल्ट है उसको। पूरे विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं कि नहीं होते, पूरे की पूरे, अंडरस्टैंड, सिर में दर्द, चक्कर आना, बैठा नहीं जाएगा, चिड़चिड़ापन, एवरीथिंग। कोई सी भी अच्छी आदत हो, बुरी आदत हो, मोबाइल एडिक्शन में भी यही होता है। अगर आपको बोला जाए मोबाइल रख दीजिए, नोटिफिकेशन चेक नहीं करेंगे तो हमारे अंदर अजीब सा कुछ होने लगेगा, अंडरस्टैंड। शुरुआत में हर चीज़ टफ होती है, चाहे हम कोई नई हैबिट अपने अंदर इनकलकेट करना चाहें और चाहे कोई ख़राब हैबिट छोड़ना चाहें। दोनों ही स्थितियों में इट इज़ वेरी टफ, बट एज द प्रैक्टिस as the practice sessions improves, as you continue with those particular things which you have chosen out, आप लगातार उस पर काम करते रहेंगे, तो वही जैसे पहले दिन ड्राइविंग बहुत डिफिकल्ट थी, 2-3 बार लोगों 2-4 बार 2 दिन में तो लोगों को लगा कहना मेरे को नहीं सीखनी ड्राइविंग यार, सब सही है, मैं तो कैब से चला जाऊँ, अंडरस्टैंड, वेरी डिफिकल्ट। बट एज यू कंटिन्यू प्रैक्टिस, स्विमिंग में भी ऐसे होता है जो लेट स्विमिंग स्टार्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल, अंडरस्टैंड, जो लेट ड्राइविंग सीखना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, बचपन में चीज़ें बहुत आसानी से सीखी जा सकती हैं क्योंकि हमारे ब्रेन की प्लास्टिसिटी बहुत ईजी होती है, डेवलप हो रही होती है। बाय द एज ऑफ 18-20 लगभग ब्रेन पूरा डेवलप हो जाता है, हैबिट्स बन जाती हैं, चीज़ों को चेंज करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पर कोई भी चीज़ की शुरुआत करेंगे बड़ा डिफिकल्ट है, कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। बट एज द टाइम विल पास यू विल सी ईजी, जैसे जैसे चीज़ें ऑटोमेटिक होने लगेंगी, ऑटो पायलट होने लगेंगी, हमारा जो ब्रेन की वायरिंग है वो चेंज होने लगेगी, न्यूरोप्लास्टिसिटी चेंज होने लगेगी, ब्रेन केमिस्ट्री चेंज होने लगेगी, बायोलॉजी का भी तो हाथ है ना सारा की सारा। और प्लस हम जब लगातार करते रहेंगे तो हमारे अंदर जो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं यार इतना करा है तो अब तो मैं पूरा करूँगा उस चीज़ को, मैंने जो सोचा है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, उस चीज़ के ऊपर उस टारगेट को पूरा करूँगा। वो जो सेटिस्फेक्शन आपके अंदर डेली करने का आएगा, वो सारी चीज़ें मिलके एक टाइम आएगा जब थिंग्स बिकम्स वेरी इजी, वेरी 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 इजी इन एनी कोई सी भी हैबिट आप किसी भी सेगमेंट में सोच लो, चाहे अच्छी हैबिट जो आप इनकलकेट करना चाहते हो और चाहे खराब हैबिट जिसको आप छोड़ना चाहते हो, दोनों में यही प्रिंसिपल काम में आता है। शुरुआत बहुत टफ क्योंकि रिजल्ट भी विजिबल नहीं हो रहे जो हमने चार्ट में देखा है ना, और जो हमारी वायरिंग है पूरी की पूरी वो। बट एज वी आर कंटिन्यू भी रुकना नहीं है, लगातार चलते रहना है, द टाइम विल कम विद थिंग्स बिकम्स ईजियर एंड इन एन ऑटो पायलट। फिर आपको समझ में आएगा क्योंकि लाइफ हम सोचते तो हमने ज़िंदगी ऐसे मानी हुई है कि यार ऐसा हो कि अभी कल मैं एकदम, हम स्टोरी ऐसे सुनते हैं कि कल तक वो आदमी एकदम, हम सुनते हैं ना, अब ये बड़ी मज़ेदार बात है, हमने वॉरेन बफे की स्टोरी सुनी यार, वो जो है संसार का जो है सबसे पहला दूसरे नंबर का अमीर आदमी है, और फिर उसने तो है ना, या फिर पहले बोलते थे फॉर एग्जांपल से कि यार ये जो है ना राकेश झुनझुनवाला ने ना टाइटन में स्टॉक में पैसा लगाया और आज देखो इतना बड़ा आदमी बन गया, तो चले गए वो दुनिया से, है ना, ऐसे। तो हमें ना ऐसा लगता है कि कल कुछ था, फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ, किस्मत पलटी और ये हो गया। अक्सर हमें सुनते हैं ना स्टोरीज ऑफ सक्सेसफुल लोगों की, ऐसा ऐसा चल रहा था, फिर कुछ ऐसा हुआ, किस्मत बदल गई, कुछ ऐसा लाइफ में और अचानक से चेंज हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इट्स ऑलवेज ग्रेजुअल, इट्स ऑलवेज कंटिन्यूस। एक दिन में चेंज कुछ भी नहीं होता, हमें दिखता नहीं है। हमें दिखता है कि यार वॉरेन बफे ने शुरुआत कहाँ से करी थी, जब वो 14-15 साल के थे और $2-5 लगाए थे, और आज देखो बिलियंस ऑफ डॉलर्स है। तो हम केवल ये डिफरेंस देख रहे हैं कि अच्छा
कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं। साइड में इसके वो आप बटन है ये वाला, अच्छा अच्छा यहाँ पे नीचे फैंसी अच्छा अच्छा ठीक है। तो हमें क्या लगता है, हमें वॉरेन बफे का एक एरिया ये दिखता है कि यार जब वो 15 साल का था, और एक हमें दिखता है भाई आज 93 ईयर्स है और बर्कशायर हाथवे की साथ दिल्ली $100 बिलियन की और इतनी उसकी रेवेन्यू है फॉर एग्जांपल। इस बीच के प्रोसेस को हम देखते ही नहीं है, जहाँ पे वॉरेन बफे का भी ऐसा टाइम भी था, ऐसा टाइम भी था, स्लो भी हुआ, बहुत सारी चीज इंक्रीमेंटल धीरे धीरे इंक्यूमुलेट होती हैं। हम केवल एंड ए और बी में देखते हैं, बस ए कुछ था और बी कुछ और हो गया, बस यार लाइफ तो ऐसे ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ऐसा कहीं नहीं है, किसी भी जगह नहीं है, हो ही नहीं सकता। किसी भी फील्ड में ले लो, स्पिरिचुअलिटी से लेके और अधिकतर तक, इवन वी से कि बुद्ध को एक दिन एनलाइटनमेंट हुआ, अंडरस्टैंड, तो हमें लगता है कि एक दिन हुआ, लेकिन उससे पहले बुद्ध की जो खुद की साधना थी, गौतम बुद्ध की इतने साल की, that role playing. Clear? So this is what, as we start, something is very hard, lot of struggle comes, lot of challenges come, but if we continue with this, resist नहीं करना, तो जब आप देखोगे अपने आप को 15 साल पहले, 10 साल पहले, तो लगेगा मैं कहाँ था और मैं कहाँ हूँ। आपको बहुत सरप्राइज नहीं होगा। हाँ, आप अपनी बुक लिखोगे तो कोई पढ़ेगा तो लगेगा यार ये तो बचपन में देखो कितना गरीब इसका बीता और ये देखो कितना पैसे वाला बन गया। केवल ये स्टोरी समझ में आती है गरीबी से और बिलियनियर। हमें उस बीच के प्रोसेस, जो बीच का जो प्रोसेस था वो समझ में नहीं आता। अंडरस्टैंड कि वो कैसे बना, वो कैसे इकट्ठा हुआ, कैसे उसने अपने ऊपर काम करा, कैसे जो चीज़ें शुरुआत में डिफिकल्ट थी कैसे वो इजी हुई, लगातार प्रैक्टिस से किसी भी एरिया में आप किसी भी शख्सियत को उठा लीजिए जो आपको सक्सेसफुल लगता है, एंड यू विल फाइंड दिस स्टार्टिंग वाज हार्ड बट एज कंटिन्यू थिंग्स बिकम्स easier. This is what the power of practice, challenges, drawbacks, सब कुछ, लेकिन उसके बाद भी लगातार करते रहेंगे, फिर रिजल्ट। अंडरस्टैंड, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। ये वैसे चेंज नहीं होगा, कोई बात नहीं। किसी के अभी तक कोई क्वेश्चन? वैसे तो अपन थोड़ा सा टाइम लेंगे, आधा घंटा हो रहा है ना। हाँ जी, बेसिकली इवन दिस 21 days was used to be 1960-70s, किसी साइकोलॉजिस्ट ने बोल दिया, उसके पीछे बहुत ज़्यादा कोई ऐसे साइंटिफिक बैकिंग नहीं है। और मैं जो बोल रहा हूँ एक महीने, उसके पीछे भी कोई ऐसी साइंटिफिक पर्टिकुलर रिसर्च नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जनरली ये देखा जाता है कि हम एक महीने या 21 दिन एक फिगर वैसा लगता है, क्योंकि हर कहीं हम देखते हैं ना कि अब 3 सप्ताह थोड़ा फिगर वैसा लगता है कि कंटिन्यू एक कुछ लगता है, थ्रेशोल्ड पार हो रहा है फॉर एग्जांपल से, इसीलिए सब बोला जाता है। अदरवाइज वो 20-25 से एक महीना, वो एक ब्रेन की प्लास्टिसिटी को चेंज होने में एक उस पर्टिकुलर टाइम और लगातार जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उसके ऊपर है। प्लस एक चीज़ हो रही है, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि 21 दिन सबके लिए है या एक महीने सबके लिए है। तो वो पर्सनालिटी टाइप, आपका जो पूरा की पूरा जो टेम्परामेंट है, मैनी अदर थिंग्स आर फैक्टर, और जो आप काम कर रहे हो, जो कॉन्टेक्स्ट है, तो हो सकता है कि कोई चीज़ आपके लिए 20 दिन में हैबिट बन जाए, कोई चीज़ हो सकता है कि किसी के लिए 40 दिन भी लगें। प्लस जो हैबिट आप इनकलकेट कर रहे हो, जो आपके गोल्स हैं, वो भी डिपेंड करता है। वो मैंने समझाने के लिए फिर वो एडिक्शन नहीं बना। नहीं सर, एडिक्शन नहीं। बात ये है कि जो विल पावर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ हैबिट।
एक पर्सनालिटी ट्रेट भी होता है कुछ लोगों में कि साहब वो उनका एक उनके अंदर वो चीज़ सोचने की और वॉट एवर दे हैव डिसाइडेड वो एक आसानी से हो जाती है, बट वो एक हैबिट भी है। विल पावर को हम कन्वर्ट अपने अंदर भी ला सकते हैं। जो मैं आपको बात बोल रहा हूँ कि कोई भी चीज़ मैंने चूज़ करी उसको जब मैं कंप्लीट करूँगा और लगातार मैं जो भी चीज़ चूज़ करता हूँ लाइफ में मैं कंप्लीट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो विल जो मैं चाहता हूँ मेरे अंदर डेवलप होने लगती है, बिकॉज आई नो वॉट एवर आई चूज दिस इज नॉट विल पावर। विल पावर का मतलब क्या है? वॉट एवर आई वॉन्ट इन माई लाइफ आई टेक द स्टेप्स एंड आई कंप्लीट दैट। दिस इज नॉट द विल पावर इज so that we can develop। ऐसा नहीं कि तो मेरे अगर कोई बोले कि साहब उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा विल पावर थी मेरे अंदर तो नहीं है मैं तो नहीं कर सकता, ये स्टेटमेंट फिर आप अपने साथ जस्टिफाई नहीं, आप ये बोल दो कि यार मैं नहीं करूँगा मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है ना, मैं वो नहीं कर सकता, लेकिन ये कि सब कि विल पावर आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हो। दिस इज व्हाट वी आर टेलिंग। चीज़ों को कंप्लीट करना इज अ पार्ट ऑफ द विल पावर एंड व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट कंटिन्यूअसली ऑटोमेटिकली। हाँ जी, तो पॉजिटिव हैबिट्स का जो वो है ये कुछ ऐसा चलता है कि पॉजिटिव हैबिट्स फॉर एग्जांपल से कि जब हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो डिफ़िकल्टी जो लेवल है वो ये है। जब हम कोई पॉजिटिव चीज़ स्टार्ट करते हैं और रिटर्न जो है वो ये है, अंडरस्टैंड। बट एज वी आर कंटिन्यूसली प्रैक्टिसिंग तो ये होने लगता है कि जो स्ट्रगल है स्टार्ट करने का वो तो हो जाता है ये इजीनेस, और रिटर्न समझ रहे हो? कोई भी जब आप अच्छी हैबिट स्टार्ट करोगे तो शुरुआत में बहुत दिक्कत आएगी और रिटर्न उसका नेग्लिजिबल होगा, लेकिन अगर आप लगातार करते रहे तो जैसे जैसे वो हैबिट बनने लगेगी तो रिटर्न तो उसका बढ़ता जाएगा, अंडरस्टैंड। रिटर्न उसका बढ़ता जाएगा और जो आपका जो डिफिकल्टी है वो आपकी कम होगी, अंडरस्टैंड। आप किसी भी बिजनेस में आप जब एंटर करते हो फॉर एग्जांपल से तो स्टार्टिंग में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और रिटर्न भी बड़े डिफिकल्ट है, मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये होगा वो होगा, लेकिन जब लगातार आप उस बिजनेस में स्टैब्लिश होते जाते हो तो फिर एंट्रेंस हो जाती है इजी, मतलब एफर्ट हो जाता है इजी और आपके जो रिटर्न है वो मल्टीपल। आर यू गेटिंग? दिस इज बेसिकली व्हाट दिस पॉइंट बेसिकली डूज। ये हैबिट लूप है जिसके बारे में हम नेक्स्ट उसमें अभी मैं आपको एकदम ब्रीफली जो है वो बता रहा हूँ। अच्छा हाँ, तो छोटी हैबिट की ये जो 4 बेसिकली साइंस हैं, क्यों, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। तो मैनी ऑफ द टाइम्स व्हाट डज इट मीन बाय क्यू? मैं क्यू को जैसे मेरी रिसर्च जब मैंने करी थी पॉर्न एडिक्शन के ऊपर, ये गेमिंग एडिक्शन समझ लो या शॉपिंग एडिक्शन समझ लो, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया एडिक्शन समझ लो, सब हमें ऐसा लगता है यार हैबिट लगातार हो रही है और मैं एडिक्ट होता जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, आज से मैं नहीं करूँगा, कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। सिगरेट समझ लो, ये जो अपने ये वाले एडिक्शन होता है ना, सब्सटेंस अब्यूज, ये सब। आपने एक चीज़ देखी कि जब कभी अपन जिसको बोलते हैं रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, किसी को ड्रग्स की आदत है, स्मोकिंग की या शराब की आदत है, तो उसको नशा मुक्ति केंद्र में लेके जाया जाता है। घर में उसका ट्रीटमेंट नहीं होता या किसी प्लेस में नहीं होता। नशा मुक्ति केंद्र का मतलब क्या है? उसके कॉन्टेक्स्ट को चेंज करना, क्योंकि जब हमारे अंदर किसी चीज़ की लत या आदत हो जाती है, सोशल मीडिया की फॉर एग्जाम्पल, अंडरस्टैंड, तो वो केवल एक ये मोबाइल के अंदर नोटिफिकेशन नहीं है, वो कॉन्टेक्स्ट है, किस सिचुएशन में है, क्या मेरा मूड है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। सो मैनी ऑफ द टाइम इट हैपन्स दैट फॉर एग्जांपल से यू ऑफन प्ले द वीडियो गेम्स
इन अ वन पर्टिकुलर रूम। और फॉर एग्जांपल से कि जब आप अपने सोफे पर बैठे होते हैं तो बहुत सारा जंक फूड खाते हैं टीवी देखते हुए, ये आपकी आदत है। तो ये जो जंक फूड जो है ना, वो किसके साथ रिलेटेड है? टीवी देखने के साथ, सोफे पे बैठने के साथ। तो मैंने अगर टाइम होता है यार मेरे को इस आदत को चेंज करना है, क्या करूँगा? तो अब से मैं है ना जंक फूड नहीं खाऊँ, ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। ऐसे नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जैसे ही आप सोफे पे बैठेंगे, वो जो क्यू, दिस इज व्हाट द क्यू इज, क्यू। इसी तरीके से जैसे आप टीवी देखेंगे, क्यू। मैंने जब मैं बच्चों को बहुत सारे उससे बात करता था कि यार उनको फोन एडिक्शन हो गया, मैं छोड़ना चाहता हूँ, ठीक है साहब, मैं नहीं देख रहा, सब कुछ हो गया। एक दिन ऐसा हुआ, रात को 10:30 बजे थे, 11 बजे, और मेल का रिप्लाई करना था मेरे को, लैपटॉप आधा बंद था। जैसे ही मैंने लैपटॉप खोला और मुझे पता नहीं चला कब मैंने स्टार्ट कर दिया फ़ोन देखना, क्योंकि वो जो मोबाइल, वो लैपटॉप था, उसी पे वो व्यक्ति देखता था, उसी रूम में देखता था। दिस इज द क्यू। तो कभी हमको ऐसे, हमारा मूड सेट बहुत बार स्ट्रेस होता है जब हमको, अंडरस्टैंड, तो हम जो है वो मीडिया देखना स्टार्ट कर देते हैं, रील्स देखना स्टार्ट कर देते हैं। जो स्ट्रेस सिचुएशन, दिस इज द क्यू। जब भी कोई ऐसी चीज़ आती है तो हमारे अंदर जो हमारी हैबिट बनी हुई है पहले से, वो पुश करती है। तो उसके लिए क्या करूँ? क्रेविंग होती है, मैं कुछ करूँ। सोफे पे बैठा हूँ यार, अचानक से दिमाग में पता नहीं चलेगा, क्रेविंग में कुछ खाऊं, क्योंकि वो सोफे के साथ एसोसिएट है। क्या बोलते हैं उसको? एसोसिएशन। अगर बहुत प्योर साइकोलॉजी की भाषा में उसके ऊपर बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। कंडीशनिंग हो जाती है, एसोसिएशन हो जाता है, अंडरस्टैंड? एसोसिएशन हो जाता है, तो दिस इज व्हाट क्रेविंग। फॉर एग्जांपल से, अंडरस्टैंड, क्रेविंग होगा कि मैं उस चीज़ को करूँ, तो हम क्या करेंगे? रिस्पॉन्स करेंगे कि यार मैं जंक फूड खाने लगूंगा, कि मैं वो सोशल मीडिया देखने लगूंगा, और जैसे ही मैं उस चीज़ को देखता हूँ तो फिर मेरे अंदर रिवॉर्ड, सेटिस्फैक्शन, डोपामिन रिलीज होगा, कुछ और चीज़ होगी, ये एक साइकिल क्रिएट हो जाती है जैसे। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि अगर हमें नेगेटिव कोई भी हमारी बुरी आदत है, उसको अगर हम छोड़ना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कि बस मैं यार मैं कल से ये नहीं करूँगा, नहीं, हमें क्यों पे भी काम करना पड़ेगा। कौन सी सिचुएशंस है जहाँ पे वो हैबिट आपको पुश करती है, कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जहाँ आप इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए पुश होते हो, ऑटोमेटिकली कंडीशनिंग बनी हुई है, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। देन ओनली यू कैन ओवरकम। अंडरस्टैंड दिस इज व्हाट द क्यू इज। जैसे एक, अब इसको मैं और सिंपल टर्म से समझाऊँ ना, जैसे बहुत बार हमें, ये नेगेटिव हैबिट नहीं है लेकिन एक डिसऑर्डर है, जिसको आपने सुना होगा फोबिया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फियर एंड फोबिया? फियर होता है जो जेन्युइन चीज़ों के साथ होता है, यार सामने शेर आ गया तो मेरे को डर लगेगा, और डरना भी चाहिए। फोबिया का मतलब क्या होता है? जो इरैशनल होता है, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। दिस इज व्हाट द इरैशनल फियर्स आर नोन एज द फोबिया। तो क्या हुआ कि एक छोटा सा बच्चा था, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ मनोविज्ञान में। एक छोटा सा बच्चा था, उसको एक लेबोरेटरी में बैठाया गया, कमरे में, और उसके सामने जो है फरी एनिमल का मतलब ऐसा समझो कि जैसे टेडी बियर है ना, उसके सामने लेके जाया जाता। जैसे उस टेडी बियर को उसके सामने लेके जाया जाता, तो उसके साथ बहुत शॉकिंग आवाज़ होती, बहुत डरावनी, तो बच्चा डरता। ठीक है, सिंपल। अब एक चीज़ सोचो कि फॉर एग्जाम्पल से अगर कोई भी शॉकिंग साउंड होगी, कोई भी शॉकिंग साउंड अगर हम किसी बच्चे को सुनाएंगे तो वो डरेगा, उसका डरना जायज़ है, ये बात तो है बिल्कुल। लेकिन अगर हम बच्चे को टेडी बियर दे तो उससे तो वो खेलता है, अंडरस्टैंड। लेकिन इस प्रयोग को, जब इस एसोसिएशन को, कि जब भी उस बच्चे के को फियर, वो टेडी बियर दिखाया जाता, शॉकिंग साउंड दी जाती, तो उससे क्या हुआ कि बेसिकली लगातार 1 बार, 2 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, जब 20 बार ये चीज़ की गई तो ये रिजल्ट आया कि 21वीं बार अब अगर हम खाली टेडी बियर भी बच्चे को दे रहे हैं तो भी बच्चा डर रहा है, वो लेने से इनकार कर रहा है। ये क्या हो गया? जो डर साउंड से आ रहा था वो इधर ट्रांसफर हो गया, इधर ट्रांसफर। समझ रहे हो बात? आप टीवी के सामने बैठे हुए हो फॉर एग्जाम्पल से, और आपको अगर आपको भूख लगी तो आपने कुछ खाया, ये हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स है, अंडरस्टैंड। लेकिन बहुत बार क्या हुआ कि हमने उसको टीवी के साथ एसोसिएट कर लिया, जब भी टीवी देखूंगा ऑटोमेटिकली भूख लगने लग जाएगी। लगातार जब हम उस कंडीशन को करेंगे कि जब भी मैं टीवी के सामने बैठता हूँ, जंक फूड खाता हूँ, शुरू में हो सकता है अपने भूख लगने के कारण खाया होगा बर्गर, ठीक है, दूसरी बार भी खाया, तीसरी बार भी खाया, चौथी बार भी खाया, 10 बार, 15 बार, 20 बार खा लिया, तो अब वो भूख तो पीछे हो गई। अब टीवी के देखने का बर्गर खाने से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है।
लेकिन मुश्किल। दिस इज व्हाट इज मीनिंग एस। तो अब यहाँ पर दिस इज जिसको अपन बोलते हैं क्लासिकल साइकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट, तो दिस इज क्यू के इसलिए बहुत सारे लोगों को जो फोबिया होता है ना बहुत सारे तरीके के, दिस इज बिकॉज क्यू। फिर उस बच्चे का जो फियर था वो केवल उस फरी एनिमल टेडी बियर तक नहीं रहा कि वही टेडी एनिमल, कोई भी फरी एनिमल किसी भी तरीके का किसी भी रंग का वो लाइफ लॉन्ग उसके अंदर बैठ गया। जब वो बड़ा हो गया तो भी वो बच्चा उससे डरता है। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस एसोसिएशन ऑफ अ माइंड एसोसिएट। अंडरस्टैंड? मैनी ऑफ द टाइम इट हैपेंस समटाइम्स कि हमें अगर आदत है कि साहब हमें जो है वो हम 12 बजे अपना खाना खाते हैं, लंच करते हैं, हम महीनों से यही कर रहे हैं। बहुत बार होता है कि अगर मैंने 10 बजे भी अभी ब्रेकफास्ट करा है लेकिन 12 बजे मेरे को भूख लग रही है, टाइम के साथ मैंने एसोसिएट कर दी रादर देन द फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स। तो 12 बजे शाम को 4 बजे होता है, टी टाइम में मानते हैं। हाँ टी टाइम। अब वो टी टाइम एक आदत जो बन जाती है ना, एक होता है कि यार मेरी बॉडी को रिलैक्स होने के लिए चीज़ें चाहिए, एक होता है कि यार वो चीज़ नहीं मिली, समझ रहे? दिस इज क्यू होगी तो क्रेविंग होगा तो हम उसको पूरा करना चाहेंगे, उससे रिस्पॉन्स जनरेट होगा, मैं कुछ खाऊं और फिर जो रिवॉर्ड। इसके बारे में स्पेसिफिकली कौन कौन से आदत हैं उसके बारे में हम बात, ठीक है? तो एक छोटी सी एक्सरसाइज है, ठीक है? आप सबको देखते हैं कि आप कितना इसको वो करते हो। अच्छा तो यार सर सॉरी आदत अभी लगी है। हाँ जी, तो इसको अपन बोलते हैं मनोविज्ञान की भाषा में स्ट्रोक टेस्ट। ज़्यादा मत देखो, बस तेज आपको बोलना है। एक वॉलंटियर खड़ा करें जो इंटरेस्टेड है इस एक्सरसाइज के लिए, आप उठाओ, हम एक्सप्लेन करेंगे क्या है। ठीक है, आप हाथ है ना, आपको क्या करना है, आपको सिंपल जो है प्रैक्टिस नहीं करेंगे मन में जब आपको ये जो लिखा हुआ है ना, ये नहीं बोलना, जो कलर है वो बोलना है तेज जल्दी। रेड, ब्लैक, पर्पल। आगे बोलो। ब्लू, पर्पल। चलो और एनीबॉडी ट्राई। नेक्स्ट किसने हाथ उठाया था? उठो। मैं बोलूंगा ना। Red, black, orange, green, blue, orange, yellow, pink, yellow, पिंक का है और लाइन black, green, blue, red, black, green, blue, orange, black, red. गुड बैठिए विजय सर। शुरू से स्टार्ट। बहुत बड़े लास्ट कोई एक और हाथ उठाओ जल्दी। प्रवेश वर्मा जी। रेड, ब्लैक, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, येलो, रेड, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, रेड, ब्लैक। बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड एफर्ट। तो इसको साइकोलॉजी की भाषा में बोलते हैं स्ट्रूक टेस्ट, है ना? स्ट्रूक टेस्ट। तो ये क्या है कि हमारी आदत क्या है नॉर्मली, जो हैबिट है, ऑटोमेटिक माइंड कैसे काम करता है जैसे समझो। अगर मैं नॉर्मली आपसे केवल ये अल्फाबेट पढ़वाता है येलो, रेड, पर्पल, ब्लैक, ऑरेंज, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला कि आपको वो लिखा हुआ है वो नहीं पढ़ना, जो कलर है वो पढ़ना है। अब आप ये लिखते हैं एफर्ट, क्योंकि आपको इनहिबिट, जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसको इनहिबिट करना पड़ रहा है। यानी कि एक जो मेंटल मेरा ऑटो पायलट मोड पे जो एक साइकिल बनी हुई है, आई नीड टू गो अगेंस्ट दैट। सो देयर इज एन एफर्ट। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट द सेम थिंग एक्चुअली इन द हैबिट, कि कोई चीज़ हमारी
बिहेवियर की स्टैब्लिश्ड है, जब भी हम उस चीज़ से उल्टा करना चाहेंगे तो माइंड बार बार वहीं जाएगा जो हम करना चाहते हैं। मैं बोलूँगा कि आपको रील्स नहीं देखनी है तो माइंड आपका दिमाग बार बार जाएगा यार, फिर आपको इनहिबिट करना पड़ेगा, नहीं इनहिबिट। बट द मोर यू प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली यू विल सी कि इसको भी अगर मैं बोलूँ आज घर पे सब जाके प्रैक्टिस करना, 2 दिन प्रैक्टिस करना, तो तीसरे दिन ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पहली बार में दिक्कत आएगी। सेम थिंग एक्चुअली हैपेंस विद अंडरस्टैंड। सो दिस इज द स्मॉल थिंग, आई थिंक अभी के लिए आज के लिए ज़रा ओवरलोड हो जाएगा। किसी के वैसे अब कुछ एक एक्सरसाइज फिर हम नेक्स्ट उसमें करेंगे, आई थिंक स्लिप वाला और नेक्स्ट उसमें सही रहेगा। तो ये तो इसमें कोई क्वेरी जो कोई डाउट पहले है तो query। पूछ लीजिए, फिर मेरे 2 टास्क है वो आज हम करेंगे, फिर हम जा सकते हैं। कोई क्वेरी या डाउट है, किसी को कुछ पूछना है, क्लैरिफिकेशन लेना है? कोई क्वेश्चन है किसी को, कोई चीज़ समझ नहीं? ठीक है, तो देखिए मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये खाली ये तो हमने केवल चीनी बोली है, ये यहीं तक ही ना रुके। हम छोटे छोटे हर किसी की लाइफ के, हम सबके अपने चैलेंजेस होते हैं, हम हर कोई अपने आप के अंदर कुछ चेंजेस देखना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, एंड इट इज़ दैट्स व्हाई वी आर हियर। सबसे पहले हमने बात इस चीज़ के बारे में करी ही थी। तो हम सब लोग वैसे तो शायद सर ने भी बता दिया है, फिर भी हम जो है अब कल से थोड़ा सा प्रैक्टिकल 2-3 प्रॉब्लम स्पेसिफिक चीज़ों को लेके और उनकी साइकोलॉजी और उनको किस तरीके से चेंज किया जाए उसके ऊपर काम करेंगे। प्लस कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपने इंडिविजुअल हैबिट चेंज करनी है, कुछ लोग, तो वो आप बहुत सोच समझ के आराम से लिखिए अपना डे टू डे, पूरी सुबह से शाम तक की, रात तक की लाइफ देखिए कि मैं अपने अंदर कौन सी 2 पॉजिटिव चीज़ें देखना चाहता हूँ आने वाले 3 महीने के अंदर, और कौन सी नेगेटिव चीज़ों को हटाना चाहता हूँ, ऐसी कोई। तो ऐसे 2 कुछ हैबिट सेशन को खत्म कर रहे हैं। आज आपको लगा होगा कि यार बस सर ने बताया ये, तो एक्चुअल में जो अब इम्प्लीमेंटेशन होगा ना नेक्स्ट 2 डेज, यानी कि कल नहीं, कल तो ऑफकोर्स रविवार है, छुट्टी आप लोगों की, मंडे और ट्यूसडे वो हम करेंगे। तो रियल में वर्कशॉप होगी जिसमें हम एक्टिवली काम करेंगे, और ये शुरुआत होगी, एंड नहीं होगा कि 2 दिन ट्रेनिंग हो गया काम खत्म, नहीं। लर्निंग का फेज यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर हम एक प्रॉपरली ट्रैकर बनाएंगे और अगले 3 महीनों तक उस एक हैबिट पर वर्क करेंगे। सर ने जैसा बताया हम 2 हैबिट चुनेंगे, उसका रीजन है कि आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज मोर प्रायोरिटी, क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और मेरी एक रिक्वेस्ट है 2 से ज़्यादा नहीं चुनना। कई बार हम ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं, जैसे मैं सोचूं कि यार एक साथ ही मेरे में 15 गुण आ जाए, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। और मैं ये चाहूँ कि मेरी टॉप 1 प्रायोरिटी, हम डिपार्टमेंट में बोलते हैं दिस इज़ नंबर 1 प्रायोरिटी, वो इसलिए बोलते हैं कि अगर मल्टीपल चीज़ें तो प्रायोरिटी रहती ही नहीं है। समझ पा रहे हैं सब लोग? अभी मैं आपसे 2 एक्सरसाइज करवाने वाला हूँ। पहली एक्सरसाइज तो ये है कि यहाँ पर पोडियम पे आके आप में से हर एक को अपनी एक गुड हैबिट बोलनी है और एक बैड हैबिट जिसको आप स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट है वो बोलेंगे। दैट विल बी रिकॉर्डेड। ये आपके रिकॉर्ड के लिए है कि आप यहाँ पर अंडरस्टैंड कर रहे हैं, खुद को एक्सप्लोर कर रहे हैं, समझ रहे हैं और लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। क्योंकि जब हमारे ये ग्रुप बन रहा है तो वल्नरेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपनी कमियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और अपनी खूबियों को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो हमारा माइंड उस सेटअप में वर्क नहीं करेगा। सुन पा रहे? फिर उसके बाद हम क्या कोशिश करेंगे, घर पे जाएंगे तो अपनी कोई 2 हैबिट्स जिसको इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, मैंने सर्वे फ्लोट कर दिया था, जिन लोगों को नहीं मिला मुझसे कांटेक्ट करना, हम उस पर डेफिनेटली वर्क करेंगे। और जैसा सर ने कहा मैजिक पिल नहीं होती, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन तरीके होते हैं, ट्रिक्स होती है, दैट वी विल टीच। जैसे कि कई लोगों का मोबाइल एडिक्शन का है, हमारे पास कुछ ऐसी साइंटिफिक बेस्ड रिसर्च चीज़ें हैं जो एक्चुअल में आपको हेल्प करेंगे, रिजल्ट दिखेंगे उसके, प्रॉमिसिंग है। सर्टेनिटी 100% नहीं है लेकिन प्रॉमिसिंग है। तो सर आप सभी लोग नाश्ता इंजॉय कीजिए ध्यान से, जिस तरह से गगन सर खा रहे हैं आराम से। रोहित जैन है। मेरी एक अच्छी हैबिट ये है कि रोज़ मैं अपनी जो मेडिटेशंस हैं वो टाइम पर लेता हूँ। और जो मेरी एक हैबिट है जिसमें मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं रोज़ पढ़ नहीं पा रहा हूँ, रीडिंग नहीं कर पा रहा हूँ,
तो आपसे मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ एक पेज पढूं, भले ही उसका 2 पैराग्राफ पढूं, पर रेगुलर रीडिंग की मेरी हैबिट इंप्रूव करूँ। थैंक यू। मेरी बेड हैबिट ये है कि मैं सुबह टाइम से उठ नहीं पाता हूँ जी। और मैं बुक रीडिंग की भी सोचता हूँ, लेकिन वो टाइम से नहीं उठ पाता हूँ, तो बुक रीडिंग भी नहीं हो पाती है और जिम भी नहीं जा पाता हूँ। एक अच्छी हैबिट जो आपकी अच्छी हैबिट मेरी ये है कि मेरे को जो काम करना होता है मैं कोशिश करता हूँ टाइम से कंप्लीट हो, चाहे घर के हो चाहे ऑफिस के हो। बहुत वेरी थैंक यू। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम वैभव है। मेरी एक जो अच्छी हैबिट है जो मुझे लगती है दैट आई एम अ गुड लिसनर। मैं लोगों की बात पूरी सुनता हूँ। एंड जो एक बैड हैबिट है जिसको बहुत जल्दी हटाना है दैट इज़ प्रोक्रेस्टिनेशन। मैं चीज़ें टालता बहुत हूँ कि हाँ ठीक है अभी शाम को कर देंगे, कल सुबह कर देंगे, एंड बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ इम्पैक्टिंग माई टीम ऑल्सो। टीम भी इसी थ्योरी पे फिर वर्क करती है कि ठीक है आज शाम को कर देंगे, कल सुबह कर देंगे। तो ये मेरी बैड एंड गुड हैबिट है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम लता है। मेरी अच्छी आदत अगर मैं कहूँ तो वो ये है कि मैं हेल्थ एंड फिटनेस को लेकर के हमेशा सजग रहती हूँ एंड आई ट्राई टू मेंटेन माय फिटनेस गोल्स ऑन डेली बेसिस। जो हैबिट मुझे इम्प्रूव करनी है वो ये है कि हमें लाइफ में ग्रैटिट्यूड भी एक्सप्रेस करना चाहिए। इट शुड बी पार्ट ऑफ आवर लाइफ, जिसको मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ, पर कंसिस्टेंसी ही नहीं आ रही है। ग्रैटिट्यूड करते हैं जब याद रहता है, रोज़ करना चाहिए, ये हो नहीं पाता, तो इसके ऊपर वर्क करना है। थैंक यू। थैंक यू। तो गुड मॉर्निंग। गुड हैबिट मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा पंक्चुअल हूँ टाइम को लेकर के। हो सकता है कुछ लोगों को नहीं लगे बट मेरे को ऐसा लगता है। और बैड हैबिट जो कुछ डेवलप हुई है कुछ टाइम से, दैट इज़ स्क्रीन टाइम, जो मुझे कम करना है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल, माय नेम इज अंकिता और मेरी गुड हैबिट ये है कि मैं अपने हेल्थ एंड फिटनेस पे अभी फोकस करना चालू कर चुकी हूँ और वो कर रही हूँ कंटिन्यूसली के साथ में। एंड मॉर्निंग मैं लेट उठती थी तो अब जल्दी उठ के जाती हूँ, क्लास अटेंड कर रही हूँ। एंड बैड हैबिट ये है कि स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, आई मीन मोबाइल एंड सोशल मीडिया एंड लैपटॉप वगैरह पे कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो मुझे वो अपनी इम्प्रूव करना है। थैंक यू। एवरीवन, माय नेम इज़ लता मित्तल। मेरी गुड हैबिट ये है कि मैं सुबह 10-15 मिनट जल्दी उठ के अपने थोड़े जो एक्स्ट्रा काम होते हैं उन पर ध्यान दे के कंप्लीट कर पाती हूँ, जो पाइल अप नहीं होते अब। एंड बैड हैबिट इज़ माय स्क्रीन टाइम। थैंक यू। थैंक यू। Good morning everyone. My good habit is like I am punctual to time. कि जहाँ भी कोई मीटिंग्स वगैरह में होना है या फिर ऑफिस आना है या कहीं भी जाना है, आई एम ट्राई टू रीच एट टाइम। एंड बैड हैबिट है कि आई बिकम वेरी इम्पल्सिव ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिस्कशंस। कि कुछ चीज़ आती है या कुछ चीज़ से मैं डिसएग्री करता हूँ तो सामने वाले को सुनने की कोशिश ना करके अपना रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। सो आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव। मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ शुभम जोशी। सो जो मेरी बैड हैबिट है वो एक्स्ट्रा सोशल मीडिया यूज़ करना है, और जो गुड हैबिट है वो ऐसा है कि मेरे को रोज़ या फिर हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ नया सीखना होता है। अगर वो नहीं होता है तो फिर मेरे लिए थोड़ा सा वो स्ट्रेसफुल हो जाता है, तो हर टाइम पे मैं कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ नया सीखने की। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम हिमांशु है। गुड हैबिट्स, मैं एक अर्ली राइजर हूँ। बैड हैबिट्स, मैं रात में लेट सोता हूँ, सो ये थोड़ा कंपटीशन हो जाता है। थैंक यू एवरीवन। अगर मैं अपनी गुड हैबिट की बात करूँ तो गुड हैबिट मेरी ये है कि मुझे पसंद है कुछ नई चीज़ें सीखना, तो मैं मतलब ट्राई करता हूँ थ्रू आउट द डे कि मैं कुछ नया सीख पाऊँ। इसके अलावा मैं लेज़ी फील नहीं करता तब तक जब तक मैं अपने रात को बेड पे नहीं चला जाता। इससे पहले मतलब कुछ लोग होते हैं कि शाम को जाते ही उनको चाहिए होता रेस्ट, बैठ क्या करना है, तो मैं बेड पे या फिर चेयर पे जब तक नहीं बैठता जब तक सारा काम रात को निपट नहीं जाता। बैड हैबिट मेरी ये है कि जितना मैं रात को लेट तक सोता हूँ तो उतना ही मैं लेट तक मतलब सुबह भी मतलब सोता हूँ, तो मैं अर्ली राइजर बिल्कुल नहीं हूँ। तो ये एक मेरी बैड हैबिट है जो मुझे सुधारनी है। थैंक यू। मेरा नाम चेरिस है। मेरी गुड हैबिट ये है कि मैं लिसनर अच्छी हूँ, और बैड हैबिट यही है कि मैं कैजुअल बहुत ज़रूरी होती हूँ चीज़ों को लेके। थैंक यू सो मच। पहली बार सिंह परमार। मेरी गुड हैबिट ये है कि कोई भी जैसे काम होता है तो मैं सोचता हूँ कि जल्दी उस टाइम पे हो,
और बैड हैबिट ये है कि मैं रात को अगर लेट सो रहा हूँ तो सुबह भी लेट ही उठूँगा। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम शुभम साहू है। मेरी अच्छी आदत ये है कि मैं छोटे छोटे फालतू में झूठ नहीं बोलता। और बैड हैबिट ये है कि सोशल मीडिया में मतलब फालतू रील्स देखने रहता आदत लग रही है। उसमें जब मैसेज आ जाता है कि आप कुछ और करो तो भी मैं उसको इग्नोर करता हूँ। Good morning everyone. My name is Harshita. So regarding my good news, Good habit. तो रिगार्डिंग गुड हैबिट तो काफ़ी टाइम से एक चैलेंजिंग था, उसको डेवलप करना चाह रही थी कि मैं बेड पे बैठ के खाना खाती थी, तो वो चीज़ मैंने अभी छोड़ दी है। तो दैट इज़ ऑफ गुड न्यूज़। और एक बहुत जल्दी कोई भी चीज़ होती है गुस्सा होती है तो नॉर्मलाइज हो जाती है। और बैड हैबिट में सोती लेट हूँ तो उठती लेट हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज दिनेश प्रजापति। मेरी गुड हैबिट ये है कि मैं डेली मंदिर जाता हूँ। और बैड हैबिट ये है कि कुछ चीज़ें होती है जो मैं स्टार्ट तो कर लेता हूँ लेकिन आधे तक ही आ पाता हूँ, उससे आगे नहीं पहुँचता। राइट, थैंक यू। ये है कि मैं गुड हैबिट ये है कि मैं बात सबकी सुन लेता हूँ घर पे ऑफिस में। और बैड न्यूज़ ये है कि मैं बात पूरी नहीं सुन पाता हूँ किसी की। हाँ, पूरा नहीं सुन। आरती जी आइए। माय नेम इज आरती बिहार। मेरी बैड हैबिट ये है कि मैं रात को बहुत लेट सोती हूँ और मतलब फ़ोन भी बहुत ज़्यादा देखती हूँ, तो मेरे लिए बहुत खराब होता है। और अच्छी आदत तो पता नहीं है, अभी अच्छी आदत है। गुड मॉर्निंग ऑल, मेरा नाम नवीन सिंह है। मेरी गुड हैबिट ये है कि मैं झूठ बहुत कम बोलता हूँ। ये है कि मेरे में पेशेंस की थोड़ी कमी है। पेशेंस कमी, वेरी गुड, थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत। और मेरी गुड हैबिट ये है कि मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ जाता हूँ और एक्टिविटी हो जाती है। सुनिए, ऐसा ना करिए। और बैड हैबिट ये है कि जैसा कि सर ने बताया था कि लाइफ में मतलब 3 तरह के लोग होते हैं। पहला जो परिवर्तन मतलब चेंजेस चाहता है, और जो वो थर्ड होता है जो चेंजेस चाहता है वो कर लेता है। मैं सेकंड हूँ जो चेंजेस चाहता भी हूँ बट कुछ ऐसे रीजंस होते हैं कि चेंजेस नहीं हो पाते हैं तो मुझे रोकते हैं। तो मेरी बैड हैबिट है कि मैं इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। थैंक यू। के बाद बोलेगा जी के बाद। गुड मॉर्निंग ऑल, माय नेम इज लक्ष्मण है। मेरी अच्छी आदत ये है कि मैं रात को कितने बजे सोऊं, मैं सुबह मॉर्निंग में टाइमली उठ जाता हूँ और टाइमली ऑफिस पहुँच जाता हूँ। और बैड हैबिट ये है कि मेरी स्मोकिंग की है तो वो मैं छोड़ना चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल, आई एम जितेंद्र कुमावत। मेरी बैड हैबिट है कि जो भी मेरे पास मेल्स वगैरह आती है, कॉल्स वगैरह आती है तो मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ। गुड हैबिट। एंड गुड हैबिट है कि कोई भी आउटसाइड प्रेशर जो मेरे पे आता है मैं उसको अपने ऊपर हैवी नहीं होने देता। वेरी गुड, थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल, माय नेम इज अली चौधरी। और मेरी बैड जो आदत है उसके अंदर मैं ये सारा सब कुछ काम तो सारे ले लेता हूँ लेकिन कुछ हो नहीं पाते हैं पता नहीं कर पाता। हाँ, और जो अच्छी आदत है काम ले लेता हूँ लेकिन आधे पूरे कर पाता हूँ, आधे नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जो करता हूँ ना वो पूरे करता हूँ अच्छे तरीके से। नेम इज प्रियंका मिश्रा। मेरी गुड हैबिट है कि मैं फैमिली और ऑफिस को लेके बहुत जिम्मेदार और ऑनेस्ट हूँ। और बैड हैबिट ये है कि मैं भी बहुत ज़्यादा मोबाइल और मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। राइट, थैंक यू सो मच। ये पहला आपके लिए स्पेशल शिकंजी है, वो आप अपने साथ अपने वर्क स्टेशन पे ले जा सकते हैं। दूसरा फीडबैक जिसने नहीं दिया वो गोला जरूर लगा के जाना। थैंक यू, बाय। नमस्कार, मैं रोहित जैन फिर से आपके सामने लेकर आया हूँ एक नई कहानी। आज हम माउंट एवरेस्ट की कहानी सुनेंगे। आपको पता है माउंट एवरेस्ट नाम कैसे पड़ा? सन 1853 के आसपास जब इसकी खोज हुई तो वो खोज की थी एक भारतीय ने, मिस्टर राधानाथ सिकदर। लेकिन चूंकि अंग्रेजी के ब्रिटिश शासन में हम गुलाम थे तो उस वक्त जो सर्वेयर जनरल थे मिस्टर जॉर्ज एवरेस्ट, उनके नाम पे इस चोटी का नाम रखा गया माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को और भी नामों से जाना जाता है जिसमें सागरमत्था नेपाल में और पीक 15 इसका पुराना नाम है।
आज हम इसी एवरेस्ट की कहानी सुनेंगे। आई होप कि आप आज कुछ नया सीखेंगे। जब 1850 के आसपास एवरेस्ट की खोज की गई तो इंसान के अंदर ये जुनून जागा कि मैं उस जगह जाकर आऊं जो पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा है, लगभग 8,800 फीट के करीब। बहुत लोगों ने कोशिश की, 300 से ज़्यादा लोग की डेथ भी हुई। 100 साल तक हमने कोशिश की, 1850 से 1950 तक, लेकिन कोई चढ़ नहीं पाया। फाइनली ये किस्सा भी बदला। 1953 में पहली बार मिस्टर एडमंड हिलेरी उस चोटी पर पहुंचे। वो चोटी जो बहुत ही ज़्यादा दुर्गम थी, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी, लेकिन इंसान के हौसले, उसके संकल्प, उसके रेजिलियंस के आगे वो भी नहीं टिक पाई। एडमंड हिलेरी पहली बार में ये चोटी नहीं पहुंच पाए थे। उन्हें बेस कैंप से थोड़ा आगे से वापस लौटना पड़ा बहुत ज़्यादा तूफान के कारण। लेकिन उन्होंने एक ऐसी बात कही जो अभी तक मानवता के इतिहास में दर्ज है और आने वाले समय में कई बार इसे दोहराया जाएगा। उन्होंने एवरेस्ट की तरफ मुंह करके कहा कि पहाड़ तुम अब और बड़े नहीं हो सकते, लेकिन मैं बड़ा हो सकता हूँ। मैं फिर से आऊँगा और चढ़कर दिखाऊंगा। और यही हुआ। 1953 में फाइनली उन्होंने उस दुर्गम, कठिन, जोखिम भरे रास्ते पर चल के माउंट एवरेस्ट के ऊपर जो झंडा लहराया, वो अभी तक इतिहास में उनके नाम को सर एडमंड हिलेरी के रूप में याद रखता है। लेकिन इस कहानी में एक और मज़ेदार किस्सा है, वो अक्सर हम लोग भूल जाते हैं। सर एडमंड हिलेरी अकेले उस पहाड़ पर नहीं चढ़े थे, उनके साथ एक और शख्स थे, मिस्टर तेंजिंग नॉर्गे। खास बात यह है कि मिस्टर तेंजिंग नॉर्गे एक खास तरह के विशेष समाज, विशेष प्रकार के तबके से आते हैं, जिस तबके को हम पता है क्या बोलते हैं? शेरपा। जी हाँ, शेरपा वो व्यक्ति है जो आपके साथ आपको मंजिल पर पहुंचाने के लिए लड़ रहा है, जूझ रहा है, लेकिन आपकी तकलीफ़ों को, आपकी मुश्किलों को समझता भी है। एम्पैथी, रियली वॉकिंग इन योर फीट्स, आपके ही शूज़ में साथ आपके चलता है, आपका वज़न कम करता है, आपको गाइड करता है, आपका मेंटर भी बनता है। कोच ट्रैक एक ऐसी ही कोशिश है जिसमें हम कोशिश करेंगे कि जो भी लोग अपनी लाइफ में कुछ सिग्निफिकेंट अचीव करना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, उनके साथ एक लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन डेवलप किया जाए। प्रॉपर हैंड होल्डिंग और कोचिंग के साथ हम उन्हें उनके मकसद को, उनके गोल को, टारगेट को अचीव करने के लिए जो प्रोसेस, जो सिस्टम्स ज़रूरी हैं, वो मदद करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस जर्नी पे आप हमारे साथ चलेंगे और वो हासिल करेंगे जो सर एडमंड हिलेरी ने 1953 में किया। आपका इस जर्नी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू।